नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। देरी से जुड़ने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप सबको पता है कि नेटवर्क के अधीन है हम, और कुछ न कुछ तकनीकी कारण हो जाती है जिसकी वजह से हम आपसे समय पर आज नहीं जुड़ पाए हैं। क्षमा प्रार्थी हैं। और किरदार ज़िंदगी के 196वें पायदान पर आज फिर से मैं एक नए किरदार के साथ। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि एक बेहतरीन किरदार से आपकी मुलाकात करवाएं, उनसे बातचीत करें, और वो किरदार अपने आप में बहुत ख़ास होता है। आज हम डॉक्टर सौरभ पांडे जी से मिलने वाले हैं, थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे। और सौरभ जी अपने आप में एक व्यक्तित्व है, क्योंकि आपको पता है कि जब किरदार ज़िंदगी में कोई किरदार आता है तो वो ख़ास ही होता है। आप डायरेक्टर हैं रेवा स्कूल ऑफ म्यूज़िक के। एक व्यक्ति के धमनियों में अगर संगीत का संचार हो रहा है तो निसंदेह वो जो कृपा है वो ईश्वर की है। और ऐसा ही मैं इस आज के किरदार के बारे में बोल सकती हूँ कि उनकी धमनियों में संगीत बहता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ हर व्यक्ति करना चाहता है, ये भी करना चाहते हैं। एक ऐसा गुरुकुल खोलने की इनकी इच्छा है जहाँ पर संगीत को सिर्फ न पिरोया जाए, बल्कि संगीत की जो धारा है वो निर्बाध निर्विकार बहती रहे। आप समझिए कि जब हम किरदार लेकर आते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा इसके साथ क्या कुछ खास बात है, क्या कुछ करने वाले हैं, लेकिन गुरुकुल की परंपरा को लेकर चलना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप तबला वादक भी हैं, संगीत से आपका रुझान भी रहा है, और आप मध्य प्रदेश चूँकि एक ऐसा राज्य है जहाँ पर साहित्य की धारा प्रवाहित होती है, लेकिन आप संगीत की धारा वहाँ निर्बाध प्रवाहित कर रहे हैं। और एक योजना के अंतर्गत गुरुकुल के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जब भी गुरुकुल का नाम आता है तो गुरुकुल हमारी जो भारतीय परंपरा रही है गुरुकुल की, तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं और हम उसको जीने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो चलिए, बहरहाल बिना किसी विलंब के, क्योंकि परिचय तो उनका मिलता ही रहेगा, जब हम बातचीत करेंगे तो परिचय भी बीच में आ जाएगा, लेकिन बहुत विलंब हो गया है। मैं नहीं चाहती कि किरदार से और दूर आपको रखूं। तो चलिए, डॉक्टर सौरभ पांडे जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि हम लोग देर से जुड़ पाए, लेकिन चलिए, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद देवी जी। धन्यवाद देवी जी। मेरी आवाज अब तो मेरी ठीक से आवाज़ आ अब रही तो है ना? ठीक से आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। और अब मन आत्मा सब तृप्त है, हमारा कार्यक्रम तृप्त है। बहुत सारे दर्शक धीरे धीरे जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि हमारा जो है थोड़ा सा रीशेड्यूल हो गया था, जिसकी वजह से तकनीकी व्यवधान क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आदरणीय हाँ। प्रदीप गौतम सर हमारे साथ जुड़ गए। सर, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा विलंब ज़रूर हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम बातचीत को आगे ना ले जा सके। तो सौरभ जी, राजकुमारी पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि जिस गुरुकुल की परंपरा की हमने बात की, और संगीत के जो धारा प्रवाहित हो रही है रेवा में, उन सब चीज़ों पर हम ज़रूर बात करेंगे। आपके स्कूल के बारे में बात करेंगे, कैसे आपका रुझान संगीत के प्रति हुआ, तबला के प्रति कैसे आप मतलब अपना एक पैशन होता है, एक जुनून होता है व्यक्ति के अंदर कि मुझे किसी खास क्षेत्र में कुछ करना है। इन सब बातों से परे, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि पूरी टीम की ओर से आपका फिर से अभिनंदन करूं, और साथ ही हम आपके परिवार के बारे में बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में बताएं, आप अपने बचपन के बारे में बताएं। स्वागत। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली, श्री प्रदीप गौतम जी और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस योग्य समझा और अपने कार्यक्रम में मुझे स्थान दिया। कुछ कहने का, कुछ गुफ्तगू करने का बहुत ही अच्छा अवसर है और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई, इतना अच्छा कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं।
सबसे पहले बचपन की आपने बात की, तो बचपन के बारे में मैं बताऊँ, बचपन में मैं सामान्य से परिवार से जन्मा। गाँव में हमारा एक छोटा-सा घर है और वहीं पर हम लोग अ, वहीं पर मेरी पढ़ाई-लिखाई भी शुरुआती शिक्षा भी मेरी वहीं गाँव की प्राइमरी स्कूल में हुई, गवर्नमेंट स्कूल में। फिर 3 साल तक 6 टू 8th मैंने प्राइवेट स्कूल में स्टडी की। तबले की तरफ रुझान एक्चुअली हमारे यहाँ रामचरितमानस का आयोजन वर्ष में 2 बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी में और भगवान श्री राम के अवतरण दिवस रामनवमी में हुआ करता था। 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ होता था रामचरितमानस का। तो वहाँ पर कलाकार आया करते थे, गाँव और आस-पास के कलाकार, और उसमें प्रस्तुतियाँ होती थी सबकी। तो मेरे पिताजी को थोड़ा शौक था, तो वो इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाए थे, तबला और हारमोनियम। तबला रेयर था, उस समय गाँव में तबला कम होता था, ढोलक और हारमोनियम पर ही ज़्यादातर रामचरितमानस का पाठ होता था। पर हमारे यहाँ तबला अवेलेबल था पापा की वजह से, तो वो देख के मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता था। तो मैं छोटा-सा होता था, तो वहाँ मैं जाके उनके बीच में सुनता रहता था, फिर मैं उन्हीं की गोदी में सिर रख के जो कलाकार होते थे और सो जाया करता था। रात भर चलता था, तो वो चीज़ बचपन में मुझे मोटिवेट करती थी। गलती से मैंने पहले मिट्टी का आता था डग्गा, बाएँ साइड का, जो तबले के 2 अंग होते हैं, तो जो बायाँ अंग होता था वो मिट्टी का होता था। तो गलती से मैंने वो हथौड़ी उनको मारते देखा, तो मैंने भी उसमें हथौड़ी मार दिया, तो वो फूट गया। लेकिन वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई कि ये क्या है? ये कैसे बजाते हैं और कितना अच्छा लगता है? तो अवसर नहीं मिला, उसके बाद हम 9th क्लास में मैं रीवा शहर में आ गया पढ़ने के लिए। यहाँ पर मार्तंड हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। एनसीसी में भी मैं रहा हूँ, नेशनल कैडेट कोर में, और एनसीसी की एक कैंप में सागर में मैंने जॉइन किया। तो वहाँ एक 9th क्लास का एक स्टूडेंट तबला बजा रहा था, तो वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेशन आया। बिकॉज़ मैं 10th में था, तो मुझे लगा कि यार मैं बचपन से सीखना भर चाह रहा हूँ और अभी तक मैंने सीखना शुरू नहीं किया। और देखो ये 9th क्लास का छोटा बच्चा बजा रहा है, मुझसे छोटा है उम्र में। तो फिर जब मैं वापस आया 10th के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, मैंने म्यूज़िक क्लास जॉइन की। सबसे पहले यहाँ पर एक नज़दीक में ही म्यूज़िक क्लास हुआ करती थी, स्वर्गीय बाबू खान मेमोरियल म्यूज़िक क्लास। उसको चलाते थे श्री वाहिद अली मास साहब। वाहिद अली मास साहब तबला और कथक के विद्वान थे। रीवा के बहुत पुराने विद्वान माने जाते हैं। अब वो नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका है। तो उनके विद्यालय से मैंने सबसे पहले अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। 1 वर्ष का ही मुझे सीखने का अवसर मिला होगा और उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उसके बाद फिर गुरु की तलाश शुरू हो गई और फिर रीवा के एक सुविख्यात तबला वादक श्री प्रफुल्ल तिवारी सर जी हैं, जो यहाँ के पीके स्कूल में संगीत शिक्षक के पद में उस समय नियुक्त थे, और उनके पिताजी श्री मदन गोपाल तिवारी जी, जो कि कुमार गंधर्व जी के शिष्य रहे हैं। आपने बखूबी जाना होगा कुमार गंधर्व जी को, उनके शिष्य रहे हैं। तो उस परंपरा से जुड़ा और वहाँ पे मुझे गायकी और तबला, इन दोनों बातों की बारीकियों को समझने का अवसर मिला। वैसे तो मैं तबला ही सीखता था उनसे, लेकिन वहाँ पे गायन के खूब स्टूडेंट आते थे और उनकी क्लासेस भी होती थी, तो मैं गायन भी सुनता और सीखता और समझने की कोशिश करता था। तो इस तरह 6 साल का सफ़र मेरा कंप्लीट हुआ। मैंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर पूरा किया और फिर जो है एक कहते नहीं कि जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। तो वहाँ पर एक छोटा-सा डाउनफॉल हुआ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हुई, मेरी मदर को कैंसर हो गया और मम्मी को कैंसर होने की वजह से फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी और उनका ट्रीटमेंट हम बहुत अच्छे से नहीं करा पा रहे थे। तबले से कोई विशेष ऐसा वो नहीं हो पा रहा था कि हम एक अच्छी इनकम करके उनको कुछ कर सकें। तो फिर मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैंने कुछ समय के लिए तबला ड्रॉप कर दिया। संगीत ही पूरा ड्रॉप कर दिया। संगीत ही छोड़ दिया और उस डिप्रेशन में मैंने मार्केटिंग के कुछ काम जॉइन कर लिए। लगभग 3-4 साल मैंने मार्केटिंग में काम किया। मैंने अपनी माताजी का ट्रीटमेंट भी कराया, मुंबई में ले जाकर के पीडी हिंदुजा नेशनल हॉस्पिटल में। लेकिन वो उसके बाद 1 वर्ष भी नहीं रहीं और उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर वहाँ से फिर मेरा कमबैक हुआ और मैं दुखद थोड़े समय और आवाज़ मुझे जी, मैं कह वापस रही हूँ सुनाई बेहद देनी। दुखद समाचार है ये कि आपकी माताजी नहीं रहीं और इतना कुछ आपको सहना पड़ा। देखिए डॉक्टर साहब,
क्या होता है कि जब हम किसी जुनून को लेकर चल रहे होते हैं, जब हम हमारा एक होता है कि जीवन में इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और उसे रोकना पड़े किसी भी वजह से, तो ये जो दोहरी मार है, मुझे लगता है ये दोहरी मार आपके ऊपर थी कि आपने अपना जुनून भी छोड़ा और आपने इतनी मेहनत की, फिर भी माता जी चली गई। तो ये एक दोहरी मार होती है, लेकिन यहाँ पर भी आप रुके नहीं, लगातार आप आगे बढ़ते रहे और आप आज इस मकाम पर हैं कि आप हमारे किरदार भी हैं, साथ में इतने सारे बच्चों का भविष्य आप संवार रहे। तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने जुनून को संभाले रखा और इतना कुछ आप अपने जीवन में कर पा रहे। बहुत बधाई आपको जी। जी बिल्कुल। असल में उस समय काफ़ी डिप्रेशन में था, लेकिन मम्मी की डेथ तो हो गई, पर हाँ, एक संतुष्टि जीवन में रही कि मैं माँ का अपने अच्छे तरह से इलाज करवा पाया, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर के इलाज करवा पाया। क्योंकि मुझे वो दिन अभी भी याद है कि जब मम्मी को मैंने वहाँ एडमिट किया था 16वें फ्लोर पर, 16 फ्लोर पर, तो मम्मी ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और बोली कि अ, तुम नहीं लाते तो मुझे इतनी अच्छी जगह कैसे मैं आती। तो मुझे वो बात अभी भी बहुत याद आती है मम्मी की कही हुई, कि मम्मी को भी हालाँकि बहुत समय फिर नहीं रहा हमारे साथ उनका आशीर्वाद, लेकिन माता-पिता का आशीर्वाद तो जीवन भर ही रहता है, वो किसी भी रूप में रहें, कहीं भी रहें, उनका आशीर्वाद रहता है। पर हाँ, ये मुझे महसूस होता है कि अ, चलो मैंने म्यूज़िक ज़रूर डिप्रेशन में थोड़े दिनों के लिए छोड़ा, लेकिन जो भी मैंने किया उससे मैंने एट लीस्ट अपनी माँ को एक अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश की और उसका सैटिस्फैक्शन मुझे है मन में अंदर। मम्मी नहीं रहीं, पर मृत्यु कहते हैं कि किसी के वश में नहीं है, तो 2009 की बात है ये। इसके बाद मैंने कमबैक किया, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और दिल्ली में मैंने कुछ समय तक जेनपैक्ट नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें भी सेवाएँ दी 2 वर्षों तक। और उसी दौरान मैं जब मेरे 1-2 मित्रों से वहाँ म्यूज़िक के लोगों से मुलाकात हुई, कुछ बंगाली फैमिलीज़ थीं, उनसे जब मेरा परिचय हुआ, तो उन्होंने मुझे फिर से तबले की तरफ मोटिवेट किया और मैंने उनके साथ प्रोग्राम्स में तबला बजाना शुरू किया। तो इस बीच मैं मेट्रो से गुड़गाँव रेगुलर आया-जाया करता था और लक्ष्मी नगर में रहता था। तो मेट्रो में ही मैं अपनी बुक लेकर के और नेट की तैयारी करना शुरू कर दिया। मैं मेट्रो में 2 घंटे के रास्ते में, 1.5 घंटे के रास्ते में मैं रह दिल्ली। ये बात है सन 2011 और 12 की। 2012 की दिसंबर की ठंड में आपको याद होगा वो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। जी जी उसी समय मैं दिल्ली में था और उसी समय मैंने नेट की दिसंबर में ही परीक्षा दी थी। और वो एग्ज़ाम मैंने सेकंड अटेम्प्ट में नेट का क्लियर कर लिया यूजीसी से। तो नेट क्लियर करने के बाद फिर मैं वापस म्यूज़िक की टीचिंग लाइन में आया और वहाँ से मैंने जॉब क्विट कर दी और फिर मैंने आगे का सफ़र शुरू किया वापस रीवा ये आकर के। आपका छोटा सा सफर रहा और बहुत चुनौती भरा, और जहाँ मैम आपकी आपने आवाज़ पाया। आनी बंद हो गई। मेरी आपकी आवाज़ नहीं आवाज़ आ नहीं आ रही? रही मुझे। नहीं आ रही? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई क्या? अब आ रही है? अब आ रही है? देखिए। आपकी तो मुझे सुनाई दे रही है, आपकी सुनाई दे रही है। अब आ रही है आवाज़? सर सुन पा रहे हैं क्या? क्या आवाज़ आ रही है मेरी? बड़ी दिक्कत है। आह, सौरभ जी हमारे साथ अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वापस जुड़ गए। क्षमा चाहूँगा। सर आवाज़ आ रही है? मेरी आ रही हाँ, है? आवाज़ आ रही है। बिल्कुल आ रही चलिए है। बढ़िया। ठीक है सर, मैं यही कह रही थी कि जिस तरह से एक
एक ऐसा दौर आता है सभी के जीवन में जहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत रखनी होती है। वो हिम्मत आपने रखी है। आवाज़ आ रही है सर? सुन रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही हाँ, है। हाँ वो हिम्मत आपने रखी है और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आपने एक ऐसा स्कूल खोला है जहाँ पर कम से कम 1100 जो बच्चे हैं वो संगीत के अलग अलग क्षेत्र में, कोई सितार में, कोई वायलिन में, कोई गिटार में, या कोई तबले में आगे बढ़ रहा है बच्चा। और अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं। हमारे साथ सुशांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। मेरा 100% वॉल्यूम लेवल है भाई साहब, आप अपना बढ़ा लीजिए क्योंकि आवाज़ की वजह से बहुत दिक्कत हुई है हम लोगों को। सौरभ जी जानते हैं कि आवाज़ के चक्कर में हम कार्यक्रम में इतना लेट पहुँचे हैं। ज़ियाउर रहमान जाफरी जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। और कम आ रही है, अब कोई बात नहीं, कम आने दीजिए, लेकिन अब कुछ गुंजाइश नहीं है। सौरभ जी, बिल्कुल जिस तरह से बातचीत हुई, और तबला एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बहुत आनंद देता है। मुझे तबले की जो धुन है, तबला अगर कोई बजाए तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो थाप होती है ना, वो बिल्कुल दिल से निकलती है। और वो आपको मतलब सोल टू सोल कनेक्शन जो होता है ना, मुझे लगता है संगीत के हर वाद्य यंत्र से ऐसा होता है। चूँकि आप तबला वादक हैं तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी कोई धुन अगर आप सुनाना चाहते हैं तबला के द्वारा तो आप ज़रूर सुनाएं, फिर हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। जी अगर जरूर। संभव है तो कुछ सुनाएं आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी कुछ चीजों की आपको पढ़ंत भी करके बताऊंगा और जी फिर उसी को परफॉर्म भी करके बताऊंगा। जी मेरे गुरु जी जो वर्तमान में मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ, मैं अभी उनका नाम नहीं ले पाया क्योंकि अभी तक मैंने 2012 तक का ही सफर आपको बताया। इसके बाद 2013 में मैहर कॉन्सर्ट में, बाबा अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में मेरी मुलाकात। मुझे लगता है आप अनम्यूट म्यूट हो जाएंगी तो ज्यादा अच्छी आवाज मुझे आएगी। मेरी आवाज मुझे रिवर्स आ रही है। हाँ, तो मैहर कॉन्सर्ट में बाबा अलाउद्दीन खां संगीत समारोह में मेरी मुलाकात हुई भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक और तबला गुरु पंडित श्री सुधीर पांडे जी से। वो दिल्ली में ही रहते हैं और बहुत ही सुविख्यात तबला वादक हैं। मैं आपको जरा सा उनकी तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। ये ऊपर जो आप सबसे ऊपर तस्वीर देख रहे हैं, जी ये मेरे गुरु जी हैं, जी, पंडित हम सुधीर देख पा पांडे रहे हैं। जी, जी। अब तो मैंने आपको जूम कर दिया है, आप आराम से अपनी बात भी थोड़ी देर रखिए और तबला सुनाइए हमारे दर्शकों को। मैं बैक स्टेज हूँ, मैं आपको सुन रही हूँ। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से मेरी गुरु जी से मुलाकात हुई। वहां से मैंने फिर तबले में और ज्यादा गहन प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। ये बात है सन 2013 की। और फिर 2 वर्षों तक 2013-14 में मैं प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई स्कूल में म्यूजिक टीचर की पोस्ट पे काम करता रहा और साथ ही मैं जो है तो लगातार अपने गुरुजी के पास प्रशिक्षण भी प्राप्त करता रहा। 2015 में ही मेरा विवाह हुआ और मेरी जो वाइफ थी श्रीमती सुरभि मिश्रा, उन्होंने ही मोटिवेट किया इस बात के लिए मुझे कि मुझे बच्चों को इंस्टीट्यूट डाल के स्कूल खोल के म्यूजिक सिखाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में समय बहुत ज़्यादा देना होता है और उसके बाद जो है तो बच्चे भी वहाँ अच्छे से तैयार नहीं कर सकते हम म्यूजिक में। थोड़ा-सा ही समय मिलता है, हफ्ते में 1-2 पीरियड बच्चों को दे हफ्ते पाते में हैं। दो क्लासेस हाँ, होते हैं हफ्ते में। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जब सिखा सकते हैं और बच्चे काफ़ी आपसे सीखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आप अपना इंस्टीट्यूट खुद का डेवलप करिए। और फिर उनकी मदद से ही शुरुआत में उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे और मैंने रीवा स्कूल ऑफ म्यूज़िक की स्थापना की सन 2015 में। ये विद्यालय एक छोटे से सिंगल रूम से शुरू हुआ और मात्र 2 विद्यार्थियों से ये विद्यालय शुरू हुआ और फिर धीरे-धीरे ये सफ़र चल पड़ा। अब 11 साल हमारे पूरे हो चुके हैं। इन 11 सालों में रीवा स्कूल ऑफ म्यूज़िक ने काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा। कोविड के समय लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के समय एक और
अप्रत्याशित घटना हमारे साथ हुई। उस समय मेरी वाइफ डिलीवरी होनी थी, मेरा बेटा छोटा बेटा है, बड़ी बेटी है। तो बेटी का जन्म 2016 में हुआ, उसका नाम सुरमई है, और बेटे का जन्म 2020 में हुआ। और उसके जन्म के समय फिर अ, एक ट्रेजेडी ये हुई कि हॉस्पिटलाइज़ थी मेरी वाइफ, और फिर 20 दिन हम उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि 20 दिन तक हम उनको लेके अलग-अलग हॉस्पिटल्स में, नागपुर में, यहाँ-वहाँ भटकते रहे। कोविड का लॉकडाउन भी उस समय चल रहा था, अप्रैल की बात है। और 17 मई को फिर मेरी वाइफ का देहावसान हो गया, और वहाँ से हम दोनों का साथ खत्म हो गया। ओहो। फिर आपने अपने बच्चों को खुद ही संभाला, खुद को जी, भी खुद ही बिल्कुल। संभाला। 2020 से फिर इंस्टीट्यूट भी, क्योंकि अ, लॉकडाउन की वजह से बच्चे ऑफलाइन सेंटर में आ नहीं रहे थे, तो एक तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सफ़र करनी पड़ रही थी, और दूसरी तरफ फैमिली की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। तो काफ़ी लाइफ बड़ा डिस्टर्बिंग रही। लगभग 1 साल इसी तरह से चला, लेकिन फिर उसी समय मेरे एक मित्र थे, डीआरडीओ में भी उन्होंने काम किया है, और नेवी से रिटायर हुए हैं, श्री योगेश पांडे जी, उमरिया जिला है यहाँ पास में। तो वहाँ से, जहाँ बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व का आपने नाम सुना होगा, उसी जिले में आता है। तो वहाँ से वो मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे म्यूज़िक सिखाने के लिए मोटिवेट किया। देखिए सर, आपके लिए एक संदेश आया है। सौरभ जी, आपके लिए एक संदेश है। प्रशांत मिश्रा जी लिखते हैं कि रीवा की सबसे अच्छी और सबसे शानदार म्यूजिक संस्थान रीवा स्कूल ऑफ म्यूजिक है, जहां संगीत कला के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। तो इस थैंक तरह यू के प्रशांत जी। संदेश आप तक पहुंच रहे हैं हमारे माध्यम जी, से। जी प्रशांत जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने मुझे, मेरे मित्र जो योगेश पांडे जी थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि सौरभ सर, आप जो है तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे भी क्लास ले सकते हैं। और चूँकि मैं टेक्निकली उतना साउंड नहीं था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कैसे गूगल मीट की मदद से, या और क बहुत सारे ऐप हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे क्लास को ला सकते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने बच्चों से रिकॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा, देखो समय निकल रहा है, आप बैठे रहेंगे घर में, तो आपका सारा नॉलेज वीक हो जाएगा, तबला आपका वीक हो जाएगा, म्यूज़िक आपका वीक हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे क्लास को शुरू किया। और हमारे विद्यालय में इस समय 7 टीचर हैं, 2 कथक के टीचर हैं, गायन के टीचर हैं, गिटार के टीचर हैं, तबले का मैं टीचर हूँ, और फिर और भी विधाओं के लिए हम गेस्ट टीचर्स बीच-बीच में बुलाते हैं। और ऑफलाइन सेंटर हमारे 3 हैं, रीवा स्कूल ऑफ म्यूज़िक रीवा, रीवा स्कूल ऑफ म्यूज़िक मऊगंज, और रीवा स्कूल ऑफ म्यूज़िक चुरहट। ये तीनों अलग-अलग जिलों में हैं, रीवा जिले में है, एक मऊगंज जिले में है, और एक सीधी जिले में है। और ये तीनों ही विद्यालय बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हम छोटे-छोटे गाँवों से लेकर के, और मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली के भी स्टूडेंट हमारे पास हैं, और फिर यूएस और ओमान के भी स्टूडेंट हमारे पास हैं। तो हम ओवरसीज़ भी बच्चों को प्रशिक्षण भारतीय शास्त्रीय संगीत का दे रहे हैं, और बच्चों को अ, बाहर की क्लासेस भी हो रही हैं। वहाँ पे हम उनको हिंदी और साथ ही साथ म्यूज़िक सब कुछ समझा रहे हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो इस तरह से वर्तमान में लगभग हम अभी तक 1100 से ज़्यादा बच्चों को विद्यालय के ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स की मदद से प्रशिक्षित कर चुके हैं। जीवन काफ़ी कठिनाइयों से बीत रहा था, क्योंकि फैमिली में बच्चों को सँभालना, बच्चों के साथ थोड़ा-सा, इसमें उनके नाना-नानी जी भी बड़ा सहयोग करते थे। चूँकि मेरी वाइफ़ जो है तो अपने माता-पिता की भी अकेली संतान थी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा इसका वो हुआ, परेशानी हुई, बहुत दुखी हुए। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत रखी, और बच्चों को बड़ी ज़िम्मेदारी से सँभालने में मेरी पूरी मदद की। और मेरा जो है तो काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव उस परिवार से भी बढ़ गया, और ये एक ज़िम्मेदारी भी अंदर मन में आ गई कि चलो, अब माता-पिता की तरह ही हैं, तो हम इनकी भी उसी तरह केयर करेंगे, उसी तरह से इनको भी जीवन में अपने माता-पिता की तरह ही, क्योंकि मेरी बीवी सर, भी नहीं आपका थी। आपका कभी मन नहीं हुआ कि आप मूव ऑन करें, इन सब चीज़ों से बाहर निकलें?
क्योंकि आपकी पूरी लाइफ पड़ी है अभी, अभी आपको भी एक जीवन साथी की बहुत ज़रूरत है। कभी इस ओर जी, हो गया आपका मन? बिल्कुल। इस विषय में मेरे पिताजी बहुत चिंतित थे और लगातार इस बात के लिए वो मुझे कहते रहते थे कि भई समय ऐसा है कि आपको कर लेना चाहिए शादी दूसरी। और फिर बहुत से लोगों ने, मेरे मित्रों ने भी बहुत ज़्यादा मुझे सजेस्ट किया। मैं शुरुआत में इस फ़ेवर में नहीं था क्योंकि म्यूज़िक में मैं पूरी तरह डूबा हुआ था और जो समय मिलता था बच्चों को समय देता था, इससे ज़्यादा समय ही नहीं मिलता था। लेकिन फिर एक वृंदावन की यात्रा हुई, हमारी वृंदावन यात्रा, तो मेरे पिताजी ने वहाँ जाके ज़िद ही पकड़ ली। बोले कि देखो अभी तीर्थ क्षेत्र में आए हो, तो अभी तुमको प्रॉमिस करना है कि मुझे जो है तो तुम शादी करोगे। तो फिर मैंने कहा पिता हैं और वो भी इतने पवित्र स्थान में मुझसे एक छोटा-सा वचन माँग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ अगर कोई मैचिंग में लड़की मिलेगी, तो मैं विवाह कर लूँगा। और फिर बात आगे बढ़ी, कई सारे रिश्ते देखे पापा ने भी और मेरे ससुर साहब ने भी रिश्ते देखे और फिर मेरे ससुर साहब ने ही अपने यहाँ एक दूसरी लड़की पसंद की, जो मेरी स्टूडेंट भी थी। उन्होंने मुझसे कुछ समय तक सीखा भी और फिर इसी पिछले साल 2025 में नवंबर 22 में मेरी फिर से शादी हुई और अभी सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है और इसमें मेरी जो पहले मेरे ससुर साहब थे वो और मेरे पिताजी का पूरा रोल रहा। उन लोगों ने पूरी शादी देखिए सर, कई बार क्या होता है ना कि बड़ों का डिसीजन सही ही होता है हमेशा बच्चों के लिए। और इस तरह की परिस्थिति, देखिए एक ये लाइव शो है और पारिवारिक शो है। हम हमेशा सहज, सरल और सभ्य भाषा में बातचीत करते हैं दिखाऊँ। कार्यक्रम के दौरान। तो एक अपील भी जाएगी कि देखिए अगर जीवन है और जीवन को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए और ज़रूर बढ़ना चाहिए। तो मैं आपके ससुर और आपके पिताजी के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया आपके लिए। और चूँकि देखिए क्या होता है कि जब कभी आपको लगता है कि आप निराश हैं, आप परेशान हैं, तो एक व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपने जो उसका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य से भटक जाता है। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जो सहयोग आपके पिता और आपके ससुर जी की तरफ से मिला है, ये सराहनीय है। और ये पारिवारिक कार्यक्रम है, तो इस तरह की बात अगर हो रही है तो ये अच्छी बात है। सबके जीवन में बदलाव ज़रूरी है और मूव ऑन तो करना ही चाहिए। एक समय मेरी है वाइफ भी और आपको सुन रही हैं जी, और बहुत धन्यवाद भी अच्छी कह बात रही हैं। है। असल में बहुत अच्छी बात है। बात तो सही है बिल्कुल जो आपने कही। शुरुआत में मुझे लगता था कि ठीक है, जीवन चल ही जाएगा, बच्चे भी हैं 2। अब ऐसा भी नहीं है कि वंश आगे नहीं बढ़ रहा है या ऐसा भी नहीं है कि एक जीवन का मैंने वो भी पहलू देख लिया, गृहस्थ का जीवन भी देख लिया है। अब मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर मुझे एक पहले तो नहीं थी समझ में आती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई और वाइफ़ आ गईं, तो मुझे ये महसूस होने लगा कि जीवन में बहुत कमियाँ थी। हम बहुत सी बातें नहीं कह सकते थे किसी से, हम बहुत सी अपनी पीड़ा नहीं कह सकते थे किसी से। सबके सामने हँसते ही रहते थे, सबके सामने इसी तरह प्रेज़ेंट होते थे कि जैसे हम रैंप पे खड़े हों और सब लोग हमें देख रहे हों। लेकिन मेरी वाइफ़ के आने के बाद कोई तकलीफ़ हो, कोई बात हो, मैं खुल के उनसे कहता हूँ और शी इज़ वेरी नाइस, वो समझती हैं हर चीज़ को और बच्चों को भी बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं, बहुत अच्छे से प्यार करती हैं। जी ये सब सौरभ देख जी, के बहुत अच्छा जी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सौरभ जी, मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी बातों में एक बात कही थी कि आपको गुरुकुल की स्थापना करनी है और जी, वो बिल्कुल। गुरुकुल जहाँ पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग वाद्य यंत्र को सीखें और सिर्फ सीखे ही नहीं, देश में और विदेश में नाम रोशन करें। तो इस गुरुकुल की क्या परंपरा है और गुरुकुल के बारे में आपने उसकी स्थापना, एक योजना भी बनाई है जिस योजना के तहत आप कार्य भी कर रहे हैं, मतलब कार्य शुरू हो चुका है। तो हमारे जी। दर्शकों को अपने गुरुकुल के बारे में बताइए, किस तरह की ये योजना है और किस तरह आप गुरुकुल को जो है वो लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। कब तक ये गुरुकुल तैयार हो जाएगा और क्या जो उद्देश्य है आपके इस गुरुकुल का? जी जी, बिल्कुल। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का ये जो मंच है, ये बहुत ही सुयोग्य और
बेहतरीन मंच है इस बात को यहाँ पर कहने का, जो गुरुकुल की बात आपने उठाई है। बिल्कुल गुरुकुल का मेरे मन में काफ़ी समय तक मैंने सैनिक स्कूल में भी काम किया, सैनिक स्कूल रीवा में भी काम किया। वहाँ मैंने बच्चों को रह करके और डिसिप्लिन में प्रशिक्षण प्राप्त करते देखा और आपने बहुत अच्छे से जाना होगा, पद्म विभूषण स्वर्गीय श्री बाबा अलाउद्दीन खां, जो कि जिन्होंने मैहर वाद्य वृंद और मैहर में संगीत विद्यालय की स्थापना की और महान विभूतियाँ, भारत रत्न पंडित रविशंकर और इस तरह के महान-महान लोग उस्ताद अकबर अली खां साहब, अपनी अन्नपूर्णा देवी जी, ठीक है? पन्नालाल घोष जी, इस तरह के महान विद्वान जो है तो मैहर में आकर के उन्होंने प्रशिक्षण लिया। आज मैहर एक पूरा घराना है, जिसकी अमेरिका और यूरोप में गज़ब का इसका क्रेज़ है मैहर घराने का और कितने फ़ॉरेनर्स भारतीय शास्त्रीय संगीत को समझने और सीखने के लिए इस घराने में उतावले रहते हैं। तो मैं जब मैहर कॉन्सर्ट हर साल सुनने जाता था, फिर मैं जाता था बाबा की जो मज़ार है, जहाँ पर बाबा को दफ़नाया गया था, वहाँ मैं माथा टेकता था। तो मुझे वो बात वहाँ की घटनाएँ जब मैं पढ़ता था या कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मैंने देखी हैं, तो जब मैं देखता था तो मुझे बहुत मोटिवेशन आता था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, जहाँ बच्चे सच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्व-विख्यात कलाकार बन सकें, सही उम्र में, सही गुरुओं द्वारा समय पर प्रशिक्षण शुरू हो सके और आर्थिक परेशानियाँ बच्चों को सीखने में ना आएँ। तो फिर इसके लिए हमने अ, अपने बीच में सब लोगों से चर्चा की और कठेरी में श्री रोहिणी प्रसाद पांडे जी, यहाँ से रीवा से 27 किलोमीटर दूर एक गाँव है कठेरी, जहाँ मेरा जन्म भी हुआ। वहाँ पर श्री रोहिणी प्रसाद पांडे जी एडीआई साहब थे, अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन गुरुकुल बनाने के लिए डोनेट की और ये प्रस्ताव हमने मेरे गुरुजी जो हैं पंडित सुधीर पांडे जी, मैंने उनके समक्ष रखा और मेरे दादाजी ने भी इस बात को और मेरे पिताजी ने भी गुरुजी से आग्रह किया कि किस तरह का संस्थान डेवलप हो, जहाँ पर गुरुओं द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए और गुरुओं को भी आर्थिक रूप से उसमें सेवाएँ मिलें और साथ में शिष्यों को भी बढ़िया ज्ञान मिले। तो उसकी फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं हम। चूँकि बाबा के समय में तो मैहर के राजा जो थे उन्होंने राजाश्रय दिया। अभी वैसा कोई सिस्टम तो है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जन सहयोग से और गवर्नमेंट से क्या इसमें अनुदान वगैरह मिल सकता है, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और जन सहयोग से कैसे एक ऐसा संस्थान डेवलप हो, जहाँ बच्चे रुक के, अप डाउन करके और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे भी शानदार गुरुओं से, विश्व-विख्यात गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। जिसमें अलग-अलग वाद्य यंत्र, कथक नृत्य, तबला, गायन, सितार, सरोद, बाँसुरी, सभी भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर गुरुकुल की स्थापना होगी। इस पर काम चल रहा है। अभी हमने एक जी, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है इस बहुत जगह के खूब, ऊपर। बहुत खूब। बहुत खूब सर। और बिल्कुल आपकी जो गुरुकुल की जो एक नींव आपने रखी है और ये ज़रूर पूर्ण हो, हम सब चाहते हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर आदरणीय प्रदीप गौतम सर जुड़े हुए हैं, राजकुमारी पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और भी केशव पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सुरेश शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जियाउर रहमान जाफरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी का, प्रशांत मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। गणपत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए और हमारी बातें सुनने के लिए। दीप नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि ये हमारा पेज है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सौरभ जी क्या सुनाएंगे? अब हमारा मन कर रहा है कि हम कुछ तबले की थाप सुन लें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए थोड़ा चुक सकते हैं। एक
मेरे गुरुजी की सिखाई हुई बहुत सुंदर रचना है, पंडित जी कंठे महाराज जी बनारस घराने की। जी तो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये उठान है बनारस की, बहुत प्यारी उठान है। जी जी। स्वागत। दिन ना धा दिन धा टिट किट धिन ना धागे टिट धिन कृधिन धिन ना ना टिट ता टिट किट तिन ना धागे तिटिकिट दिन ना धा तिटिकिट दिन ना धा तिटिकिट दिन ना धा दिन ना तिता दिन ना धा तिटिकिट तक दिन ना तिट तिट धागे ना धा तिट तिट धा तिट तिट धा तिट तिट का तिट तिट धा तिट धागे ना धा तिट तिट धा तथा तिट तिट धागे ना धा तिट तिट धा तथा तिट तिट धागे ना धा तिट तिट धा तथा तिट तिट धागे ना धा तिट तिट धा तथा तिट तिट धागे ना धा तिट तिट धा तथा तिट तिट धागे ना धा तिट तिट धा तथा तिट तिट धागे ना धा तिट तिट धा तथा तिट तिट धागे ना धा तिट तिट धा तथा तिट तिट धागे ना धा तिट तिट धा तथा टिट ना आगे टिट दिन दिन ना ना टिट ता टिट टिट तिन टिट टिट तिन ना। ये पंडित कंठे महाराज की रचना है। वाह और बहुत सुंदर। इस तरह से और भी कुछ सुनना चाहेंगे आप? जी जरूर, कुछ छोटा सा सुना दीजिए आप। आवाज थोड़ी सी ना तबले की कम आ रही है। अच्छा। हाँ जी, अब आएगी। एक दिल्ली क्या? घराने का, क्योंकि मेरे गुरुजी जो हैं दिल्ली अजराड़ा और जी बनारस घराने के बहुत ही बेहतरीन तबला वादक हैं। तो एक दिल्ली घराने की एक छोटी सी छोटा सा कायदा है, मैं उसको आपको जी सुनाता हूँ। क्या आप लहरा दे सकते हैं स्वागत। रुद्र? अच्छा, भूल गए, चलिए जयंत कोई बात तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नहीं। हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक, तीन हाँ तीन हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक, आगे तीन हाँ तीन हाँ। ये दिल्ली घराने की रचना है, बहुत टिट धा खूब टिट सर, धा बहुत टिट का कायदा। बहुत खूब सर।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर तनेजा जी ने भी लिख के भेजा है, तो बहुत अच्छा लगा आपकी तबले की थाप सुनकर। और इस तरह के जो धुन होते हैं वो सच में आनंद विभोर करने वाले होते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये तो हो गई तबले की बात, धुन की बात। लेकिन तबला ही क्यों, ये नहीं बताया आपने अभी तक कि तबले को लेकर ही क्यों आपके मन में इतना रुझान आया, और एक तबला वादक के रूप में आप क्यों आना चाहते थे। ये क्या कोई कहानी है, या कैसे आपका मन बना तबले के प्रति? अ, देखिए इस विषय में मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। हमारे पूर्वजों में एक बहुत ही सुविख्यात तबला वादक हुए हैं, श्री सरजू शरण बड़े बाबू नाम से। रीवा रियासत में वो इलाकेदार भी थे, और मैंने ऐसा सुना है कि वो बहुत विद्वान तबला वादक थे, और जयपुर महाराजा के सामने भी उन्होंने तबला प्रस्तुत किया था। और कुछ घटनाएँ ऐसी भी उनके बारे में सुनने को मिलती है कि उन्होंने नृत्यांगना के साथ कई लोगों ने तबला बजाने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने तबला बजा करके और नृत्यांगना को प्रसन्न किया, और बहुत खुश हुईं कि आप इतने बड़े आदमी हैं और आप जो है तो इतना अच्छा तबला भी बजाते हैं। तो इस तरह से उनका नाम मैंने सुना है। पर ये तो सब बाद की बातें हैं। कहते नहीं कि जेनेटिक्स तो हम अपने पूर्वजों से ही सब पाते हैं। नाक मैंने अपने दादाजी का लिया होगा, आँखें मैंने अपनी दादी जी की ली होगी, गाल मैंने अपने पिताजी के लिए होंगे, माथा मैंने अपनी मम्मी का लिया होगा, है ना? तो लिया तो सब कुछ उधार का ही है। हमारे जीवन में हमारा तो खुद का कुछ है नहीं, सब तो हमारे पूर्वजों से ही आया है। कोई दादाजी से आया, कोई जेनेटिक्स उनके पिताजी का होगा, दादाजी के पिताजी का होगा। तो संभावना ऐसी है कि हो सकता है उनका जो जीन्स, उनका जो जेनेटिक रहा हो, वो मेरे अंदर आके थोड़ा ज़्यादा विकसित हुआ हो, और वहाँ से मेरा रुझान तबले की तरफ बढ़ गया हो। दूसरा कोई ठोस कारण मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि तो ठीक है, तबला होने अगर के अगर साथ-साथ मान हारमोनियम लेते भी था हमारे घर। हैं, ठीक है, आपकी इस बात को हम मान लेते हैं, तो क्या ये जीन जो है वो आपके बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है? आपके हाँ, बच्चे बच्चों में संगीत हो करने रहा है। वाले हैं? हाँ, पर चूँकि मैंने गायन का भी प्रशिक्षण लिया, तो अब मेरी बेटी को गायन में ज़्यादा रुचि है, और बेटे को तबले में, तो ऐसा हो गायन गया भी है। हम सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा गायन भी सुन ले, आपकी मधुर आवाज। जी, बिल्कुल। तो आप क्लासिकल सुनना चाहेंगी राग, या फिर आप नहीं, हम राग ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये सब गाने वाने तो हम कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक है वहां तक बिल्कुल, हम नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। Zep Sound Pond 30 is now disconnected. आशीष मिश्रा जी, मैं आपका बहुत बहुत 30 is now स्वागत करती हूँ। connected. गरिमा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ज्ञान तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत। दीप नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का स्वागत है। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। कानपुरे का साउंड आ रहा है ठीक से? अभी नहीं आ रहा। ये समय है संगीत प्रकाश रागों का, और इस समय यमन लोग बहुत पसंद करते हैं, यमन सुनना। तो मैं यमन राग, जिसका भारतीय नाम जो है वो कल्याण है, कल्याण राग। तो मैं कल्याण राग आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके हरो तानपुरे की अवरोह, आवाज नहीं आ रही हम तक। कानपुरी की आवाज नहीं आ रही आपको? थोड़ा लाउड कर दीजिए, थोड़ा तेज कर दीजिए। बिल्कुल नहीं आ रही है, कम आ रही है? उस समय आ रही थी जब आपने शुरू किया था, अब नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है?
मुझे लगता है वो इसमें एक वो होता है फंक्शन मोबाइल में, नॉइज कैंसलेशन वाला, उसको ऑफ करना पड़ेगा आपको। कहाँ होता है जी? ओके आप वैसे ही सुना दीजिए। अब आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है? बीच बीच में आती है, बंद हो जाती है। वैसे ही सुना दीजिए ना सर, कोई बात नहीं, बिना तानपुरे के सुना दीजिए। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है इस राग में। गा भा नी सा रे गा पा मा पा मा गा मा गा मा रे सा रे गा रे सा पा मा गा रे सा। पिया बिन सखी पिया बिन सखी कल न हरि पल छे हरि पल छे तेरा भी सखी जग से पिया परदेश गबन तीनों जग से पिया मोरा जग से पिया देश गबन जग से पिया परदेश गबन किनो रतियां कटत मोरी तारे रतियां कटत तारे पिया बिना सखी पिया बिना। इसमें कुछ आलाप और तान में प्रस्तुत करूंगा, ताने प्रस्तुत करूंगा। ये गरे सा ये गामा पामा गरे सा ये गामा पादा पामा गरे तेरी पिया बिना सखी ये गरे सा ये गामा पामा गरे सा तेरी पिया बिना सखी रे ग म प द प म ग ए री पिया सखी जग से पिया पर सानी दा प म प द नि सा जग से पिया पर
ताने गा पा मा पा दा पा मा पा धा नी 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 सा जब से पिया पर Low bass. रे गा रे सा नी दा पा मा पा गा मा धा नी सा जब से पिया परदेस गगन की रतियां कटत मोरी हारे रतियां कटत मोरी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए और भविष्य की उस योजना को हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए, जो योजना आपके जीवन की मुझे लगता है पूंजी है और हम सबकी जो दुआएं हैं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ प्राप्त कीजिए। जो उद्देश्य आपका है गुरुकुल का वो ज़रूर पूरा हो और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं मुझे आशा है कि जितने भी बच्चे आपके इस गुरुकुल से बाहर निकलेंगे वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर देश का और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। पूरी जो संभावना मुझे दिख रही है आज और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है आपके पास? सर्वप्रथम तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली को, आप श्रीमती बैफी जी को और श्री प्रदीप गौतम जी को। आप लोगों ने इस योग्य समझा, मुझे अपनी बात रखने के लिए इतना खूबसूरत मंच प्रदान किया और ये बात लोगों तक पहुंच सकी गुरुकुल के विषय में। निश्चित रूप से आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ साथ इस प्रकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा और ये गुरुकुल जरूर अपने मुकाम को प्राप्त करेगा। इस गुरुकुल का उद्देश्य केवल संगीत सिखाना नहीं है, बल्कि इस गुरुकुल के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति को पुनः बच्चों में जीवंत करना चाहते हैं और रीवा जो कि विश्व में, आपने तानसेन जी का नाम सुना है, संगीत के एक ही सम्राट हुए हैं तानसेन और उनका रीवा से बहुत गहरा संबंध रहा है और वो जो सूर्य की भांति रीवा संगीत के क्षेत्र में चमकता रहा है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भी पुनः रीवा अपने उस स्थान को प्राप्त करे, उस मुकाम को प्राप्त करे और रीवा अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर के, क्योंकि यहाँ के महाराजाओं का बड़ा संगीत के प्रति स्नेह रहा, वो खुद बहुत अच्छे लेखक रहे। हिंदी की पहली, आपने अगर पढ़ा होगा है ना, हिंदी का नाटक पहला जो है तो यहाँ के महाराजा रघुराज सिंह जी द्वारा लिखा गया था, पहला हिंदी का नाटक, है ना। रघुनाथ या रघुवंश कुछ ऐसे करके उसका नाम है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, रघुवंशम कुछ ऐसे। प्रदीप गौतम जी को बहुत अच्छे से पता होगा, उनको, चूंकि वो साहित्य के विद्वान व्यक्ति हैं, हम तो संगीत वाले हैं तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से जब बातें लोगों तक जाती हैं तो लोगों के मन कनेक्ट होते हैं और मन से जो कनेक्शन होता है ना, वो पैसों से या और किसी तरह के सहयोग से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि मन की शक्ति से ज्यादा बड़ी शक्ति कोई दुनिया में है नहीं, है ना। और मन की शक्तियां जब मिलती हैं और सब सकारात्मक सोचने वाले लोग एक साथ मिलते हैं, एक साथ उस दिशा में विचार करते हैं, तो अपने आप इस तरह के बड़े बड़े संस्थान खड़े हो जाते हैं और अपने आप चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहा जहां मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला और सभी अपने अतिथियों, जो हमारे श्रोता हैं, सभी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मैंने 2 लेख भी लिखे हैं, आर्टिकल्स भी मेरे छपे हैं कई बार और मैंने 2023 में राजा मान सिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी के हाथों प्राप्त किया। मेरे गाइड रहे हैं भोपाल में, उनका नाम मैं लेना बीच में भूल गया, गाइड और गुरु प्रोफेसर किरण देश पांडे जी, उनसे भी मैंने गाने की तालीम ली है और तबले के भी बहुत अच्छे विद्वान हैं और उनका मार्गदर्शन रहा मेरे जीवन में बहुत ज्यादा। और पंडित सुधीर पांडे जी मेरे गुरुजी हैं, उनका तो मार्गदर्शन कदम कदम पर आज भी है। और
इन सभी गुरुओं के आशीर्वाद से चीजें आगे बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से अब आप लोग भी जुड़ गए हैं तो ये काम जल्दी ही सफल होगा। जो आपने एक टाइमलाइन पूछी थी मुझसे कि गुरुकुल कब तक बन के तैयार हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, पर निश्चित रूप से ऐसे सकारात्मक लोगों के आने से ये सब समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी और फिर से ये काम हमारा लगभग हमारा एक डॉक्यूमेंट्री भी इस पर बन गई है। जल्दी हम इसे रिलीज करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री को पब्लिक में और फिर हम फंड्स के लिए भी लोगों से बात कर रहे हैं और जल्दी ही हम इस गुरुकुल को आपके सामने मूर्त रूप में प्रस्तुत करेंगे। और आप सभी हमारे श्रोताओं को भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को संगीत ज़रूर सिखाइए। अगर आपको समय मिलता है अपने कामों से, तो भले ही 1 घंटे, आधे घंटे घर में ही करिए, आनंद से संगीत करिए, है ना? पहले हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी कि हर महिला लोकगीत गाना जानती थी। शादी-ब्याह के उत्सवों में हर महिलाएँ, हमारे घर की मम्मी लोग, दादी लोग सब लोकगीत गाती थी और बड़ा बढ़िया एक वातावरण घर का बन जाता था। तो लोकगीतों को भी ध्यान में रखिए। लोकगीत, कुमार गंधर्व जी का कहना था कि लोक संगीत से ही सृष्टि में क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत का अभ्युदय हुआ है। तो लोक संगीत प्रथम है। लोक संगीत को भी महत्व दीजिए, अपनी भाषा को भी महत्व दीजिए और उसके साथ-साथ शास्त्रीय संगीत को भी महत्व दीजिए। बच्चों को संगीत सिखाइए। ये न सिर्फ उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, इस पर मैंने लेख भी लिखे हैं। कोटा में बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं कोचिंग संस्थानों में और मुझे बहुत पढ़ता हूँ तो न्यूज़पेपर में बड़ा दुःख होता है कि वहाँ पे बच्चे जो है सुसाइड करते हैं, आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाते हैं बच्चे। ये मानसिक रूप से कमजोरी है। बच्चों पर अत्यधिक पढ़ाई के लिए दबाव बचपन से डालना, परीक्षा का भय दिखाना और फिर उसके बाद संगीत और इस तरह की चीज़ों से उन्हें दूर रखना, खेल-कूद और संगीत से दूर रखना, ये वास्तव में बच्चों को मानसिक रूप से कमज़ोर करता है। शिक्षा तभी फलित होगी। अब मैंने तो ऐसी घटनाएँ भी देखी कि आईएएस बनने के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि आईएएस डिज़ायर होता है लोगों का कि हमको आईएएस बन जाए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए जीवन में। और लोग उसके बाद सुसाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि मानसिक रूप से मैंने बच्चों को मैं छोटे-छोटे वर्क देता हूँ। अभी हमारी एक वर्कशॉप होने वाली है 10 तारीख से 10 जून से, इसी महीने की 10 तारीख को। ये 4 दिनों की 3 दिनों की वर्कशॉप होगी। इसमें हम बच्चों को यहाँ से 28 किलोमीटर दूर गाँव में ले जाएँगे, उसी गुरुकुल वाली जगह पे ले जाएँगे। लगभग 40 बच्चे वहाँ पर जाएँगे। उनके 3-4 दिन तक रुकने, खाने-पीने की पूरी व्यवस्था वहाँ की जाएगी। बच्चों को गाँव के कल्चर से परिचित कराएँगे। सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे से संगीत का रियाज़ होना, 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन रहता है। फिर 2 घंटे के लिए बच्चों को ब्रेक देते हैं जिसमें बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर इसके बाद 3 घंटे के लिए संगीत की कक्षाएँ चलती हैं। उसमें प्रयागराज से एक बहुत विद्वान विभूषित गुरु पंडित रामाश्रय झा जी के शिष्य, आपने नाम सुना होगा पंडित रामाश्रय झा रामरंग, जिनकी लिखी हुई किताबें बीएचयू, खैरागढ़ विश्वविद्यालय और सभी संगीत संस्थानों में पढ़ाई जाती हैं। उनके प्रिय शिष्य श्री भूपेंद्र शुक्ला जी आ रहे हैं। वो हर साल वर्कशॉप के लिए हमें समय देते हैं और लगभग पिछले 5 वर्षों से हम लगातार 2022 से वर्कशॉप कर रहे हैं। समय कम है, मैं शॉर्ट में जल्दी-जल्दी अपनी बात कह रहा हूँ। तो ये वर्कशॉप भी बच्चों को उसी गुरुकुल और गुरुकुल से संबंधित शिक्षा पद्धति से परिचित कराने के लिए हम हर साल आयोजित करते हैं। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को जब संगीत सिखाएँगे तो मानसिक रूप से सुदृढ़ होंगे। हम एक लेख बच्चों को अक्सर मैं लिखने के लिए विद्यालय में देता हूँ कि भाई ये बताइए कि संगीत का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है? क्योंकि सेना का काम है राष्ट्र की रक्षा करना, सेना कर रही है। इंजीनियर्स का काम है डेवलपमेंट करना, रोड, सड़क, बिल्डिंग, पुल, नहरें बनाना, वो बना रहे हैं। डॉक्टर्स का काम है चिकित्सा देना, वो कर रहे हैं। एक संगीतकार क्या करता है? क्या निर्माण करता है राष्ट्र का? ये प्रश्न मैं बच्चों को देता हूँ और उनके विचार, उनके लेख, उनके पेरेंट्स से, ये सब कुछ मैं उनसे कहता हूँ, पेरेंट्स से, अपने गुरुओं से और गूगल से, जहाँ से भी आपको मिले नॉलेज, इकट्ठा करके लाइए। तो देखने में तो ऐसा प्रतीत हुआ है कि संगीत वाले तो बेचारे हमेशा ऐसे ही रहते हैं। वो ऐसे तो कभी होते नहीं कि टैक्स भी बहुत ज़्यादा देते हो देश को। तो आखिर राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान कैसे? तो राष्ट्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई, एक बिल्डिंग के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है ब्रिक्स, ईंट। ईंट की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। खराब क्वालिटी की ईंट से घर बनाया जाएगा तो जल्दी ही घर ढह जाएगा। उसी प्रकार एक राष्ट्र के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति। और संगीत व्यक्ति निर्माण का काम करता है, व्यक्तित्व निर्माण का काम करता है, चरित्र निर्माण का काम करता है। और बच्चों में जब चरित्र निर्माण होगा तो इंजीनियर बनेगा तो एक ईमानदार अच्छा इंजीनियर बनेगा। अगर सेना में होगा तो ईमानदार सैनिक होगा। राष्ट्र के लिए प्राण देने में उसे कोई गुरेज नहीं होगा। अगर डॉक्टर बनेगा तो एक ईमानदार चिकित्सक बनेगा।
अपने भावनात्मक रूप से बच्चे बहुत कोमल हो जाते हैं संगीत सीखने वाले, और वो आगे चल के अपने पेशेंट की भावनाओं को समझेंगे। वो इस तरह की स्थिति में नहीं आएँगे कि डॉक्टर साहब अंदर हैं और पेशेंट बाहर तड़प रहा है और कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं है भाई ले जाओ इसको। वो ऐसी स्थिति में नहीं आएँगे, जितना उनसे हो सकेगा उसे बचाने का प्रयास करेंगे। सहृदय रहेंगे, सहिष्णु रहेंगे। जी तो एक राष्ट्र निर्माण एक व्यक्ति निर्माण से होता है, और जब एक-एक व्यक्ति अच्छा होगा तो राष्ट्र अपने आप ही सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा। इस प्रकार से संगीत अपना राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने बच्चों को ज़रूर संगीत सिखाएँ, आप खुद भी संगीत के प्रति सुनने का शौक रखिए, सुनिए। जिस तरह से हम फ़िल्मों के गाने सुनते हैं, मेरे गुरुजी हैं प्रोफ़ेसर किरण देशपांडे जी भोपाल वाले, वो हमेशा कहते हैं कि जिस तरह हम फ़िल्मों के गाने सुनते हैं और हमें कंठस्थ हो जाते हैं, अगर हम रागों को भी उसी तरह बच्चों को सुनाएँ और सुनें, तो राग भी उसी तरह हमें याद हो जाएँगे। जो क्लिष्टता रागों की समझ में आती है, वो समाप्त हो जाएगी। दिल्ली में तो मैंने देखा है कि वो लिफ्ट वगैरह में भी तबला ज़ाकिर हुसैन साहब का चलता रहता है। जी, तो इस बिल्कुल तरह सही का कहा वातावरण आपने। क्रिएट बहुत सुंदर संदेश दिया है सर आपने आज। वाकई इस जी, तरह का वातावरण घर में भी बनाना बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से संगीत के प्रति जो एक बच्चे के मन में या माता पिता के मन में रुझान पैदा हो, उसके लिए जो संदेश आपने दिया है वो वाकई बहुत खूबसूरत संदेश है और बहुत अच्छी और मूल्यवान बातें हैं। प्रशांत मिश्रा जी आपके लिए लिख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे जी से हमारी आज मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और एक सुंदर व्यक्तित्व से जो एक गहन चर्चा चली उनके बारे में और उनके जो उद्देश्य हैं उसके बारे में। तो सर वाकई पूरी टीम की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप हमसे जुड़े, इतनी सारी आपने बातें की और अंत में इतना खूबसूरत संदेश आपने दिया है। बिल्कुल संगीत से जुड़ना चाहिए। संगीत तनाव को दूर करने का सबसे सुंदर और सबसे सरल साधन है। तो सर पुनः बधाई, पुनः आपका धन्यवाद। और दर्शकों, अगली बार फिर नए किरदार के साथ रूबरू होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपको जय हिंद, जय बहुत-बहुत भारत, धन्यवाद। शुभ रात्रि।